नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है जी-मैन इफेक्ट। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या। हमने सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि जब भी हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ लाइनें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी लाइनें देखने को मिलती हैं? लाइमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड, ये लाइनें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा हमारे पास नए इंस्ट्रूमेंट आए और या फिर और अच्छे इंस्ट्रूमेंट आए, या हम बोल सकते हैं क्या, हाई रिजोल्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट आए। और जब हमने हाई रिजोल्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखने की कोशिश की तो हमने पाया कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइनें हैं वो अपने कंपोनेंट में क्या हो गई हैं, स्प्लिट हो गई हैं। और उसे हमने क्या बोला था, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम बोला था। अगर हम किसी हाइड्रोजन एटम के लिए ना देखकर किसी और एटम के लिए देखेंगे, सोडियम के लिए देखेंगे या फिर किसी और एटम के लिए देखेंगे, तो हम उसे तब उस टाइम पर हम उसे क्या बोल देंगे, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एटम या फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सम अदर एटम बोल देंगे। ठीक ना। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में देखने की कोशिश करेंगे। और ऐसा करने वाले जो पहले साइंटिस्ट थे वो कौन थे? पीटर जी-मैन थे, जिन्होंने 1896 में सबसे पहले एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में देखने की कोशिश की। और उन्होंने बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट उनके सामने आए। वो रिजल्ट क्या थे? उन्होंने ये देखा कि जब भी वो किसी एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखते हैं तब जो एटम की स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्या हो जाती हैं, दो या दो से अधिक कंपोनेंट में क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं। और इसी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जी-मैन इफेक्ट। उसी को हम क्या बोलते हैं, जी-मैन इफेक्ट बोलते हैं। जी-मैन क्यों बोला? क्योंकि सबसे पहले किसने देखा था? पीटर जी-मैन ने देखा था 1896 में। अगर हम इसको एक लाइन में समराइज करना चाहें तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इट्स कंपोनेंट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जी-मैन इफेक्ट। इतनी बात समझ में आई आपको ना। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ जी-मैन इफेक्ट। जी-मैन इफेक्ट कितने टाइप का होता है? जनरली जी-मैन इफेक्ट दो टाइप का होता है। एक बोलते हैं हम क्या, नॉर्मल जी-मैन इफेक्ट। दूसरा क्या होता है हमारे पास, एनोमलस जी-मैन इफेक्ट। और नॉर्मल जी-मैन इफेक्ट क्या है? अब जैसे कि हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जब हमने देखा तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें कुछ लाइनें देखने को मिली। कौन कौन सी थी? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने, लाइमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। नाउ जब हम इन लाइनों को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखते हैं, किनको? स्पेक्ट्रल लाइनों को। जैसे हमने बाल्मर लाइन की बात कर दी। बाल्मर लाइन कब देखने को मिलती है हमको? जब कोई इलेक्ट्रॉन n=3 से n=2 में जंप करेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगी, एक लाइन देखने को मिलेगी। और वो लाइन कौन सी होगी? बाल्मर लाइन होगी। और जब हम उस लाइन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखेंगे तो वो लाइन क्या हो जाएगी, अपने कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगी। और इस टाइप के इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल जी-मैन इफेक्ट बोलेंगे। तो नॉर्मल जी-मैन इफेक्ट में क्या करेंगे हम, एक सिंपल से एक सिंगल स्पेक्ट्रम को या सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखेंगे। मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है। वो हाइड्रोजन की कोई एक लाइन हो सकती है। मैंने अज्यूम कर लिया कौन सी लाइन है, ये बाल्मर लाइन है, क्योंकि हम बाल्मर लाइन को ही देख सकते हैं क्योंकि वो कहाँ लाई करती है, विजिबल रेंज में लाई करती है। ये कौन सी लाइन मैंने अज्यूम कर लिया, बाल्मर लाइन अज्यूम कर लिया। अभी यहाँ पर मैंने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा, यानी नो फील्ड। ठीक ना। जैसे ही मैं यहां पर क्या करूंगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करूंगा तो क्या देखने को मिलेगा कि जो ये यहां पर सिंगल लाइन थी ये तीन लाइन में क्या हो गई है, स्प्लिट हो गई है, या फिर तीन कंपोनेंट में क्या हो गई है, स्प्लिट हो गई है। एक कंपोनेंट कौन सा है, जो ये सिंगल लाइन थी उसके ठीक सामने देखने को मिला, और दो कंपोनेंट इस पाई लाइन से, सॉरी, इस बीच वाली लाइन से इक्वी डिस्टेंस में देखने को मिले। जो ये बीच वाली लाइन थी इसको हमने क्या बोल दिया, पाई कंपोनेंट। और जो इस इक्वी डिस्टेंस में दो लाइनें देखने को मिली इन्हें हमने क्या बोल दिया, सिग्मा कंपोनेंट। ठीक ना। जो पाई कंपोनेंट होता है उसकी एक खासियत होती है। वो खासियत क्या होती है कि जो इसके इलेक्ट्रिक वेक्टर के जो वाइब्रेशन होते हैं, यहाँ पर जो E.B लिखा है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है, इलेक्ट्रिक वेक्टर का। ठीक है। ये जो क्या है, इलेक्ट्रिक वेक्टर के जो वाइब्रेशन होते हैं वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। यानी बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखा है
ये जो पाई कंपोनेंट है उसके जो इलेक्ट्रिक वेक्टर के जो वाइब्रेशन होंगे वो कैसे होंगे, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होंगे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो जो वेक्टर होगा वो इस तरीके से क्या कर रहा होगा, वाइब्रेशन कर रहा होगा, ठीक है, या फिर इस तरीके से वाइब्रेशन कर रहा होगा। नाउ जो यहाँ पर जो सिग्मा कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं उनके जो इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन होते हैं वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। माना ये क्या है मेरे पास इलेक्ट्रिक वेक्टर, सॉरी ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन होंगे वो कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे, यानी परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। कब, किन के लिए, इन सिग्मा कंपोनेंट के लिए। और पाई कंपोनेंट के लिए क्या होता है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है। और अभी थोड़ी देर मैंने डिस्कस किया कि जो पाई और जो सिग्मा कंपोनेंट होंगे इस पाई कंपोनेंट से क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। तो इस टाइप के इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल जीमैन इफेक्ट बोलेंगे। ना जो दूसरा वाला जीमैन इफेक्ट है वो कौन सा है हमारे पास, एनएमएलएस जीमैन इफेक्ट। ये तो किसके लिए था, ये कब देखा हमने, जब हमारे पास क्या थी, एक सिंगल लाइन थी, यानी यहाँ पर हमने फाइन स्ट्रक्चर की बात नहीं की। नाउ जब एनएमएलएस जीमैन इफेक्ट कब देखने को मिलता है हमको, जब हम किसी भी एटम के फाइन स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखने की कोशिश करते हैं, तब हम उस इफेक्ट को क्या बोल देते हैं, एनएमएलएस जीमैन इफेक्ट। क्या बोला मैंने कि जब भी हम किसी भी एटम के फाइन स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, स्प्लिटिंग ऑफ फाइन स्ट्रक्चर लाइन इन इट्स कंपोनेंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई भी एटम का हम क्या लेंगे, फाइन स्ट्रक्चर लेंगे और उस फाइन स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में देखने की कोशिश करेंगे। तब वहां पर किस टाइप का इफेक्ट देखने को मिलेगा, वही क्या होगा हमारे पास, जीमैन इफेक्ट होगा। मैंने यहां पर किसका फाइन स्ट्रक्चर ले लिया, सोडियम का फाइन स्ट्रक्चर ले लिया। और हम जानते हैं सोडियम के फाइन स्ट्रक्चर हमको दो लाइन देखने को मिलती है, कौन कौन सी, D1 एंड D2 लाइन। जो D1 लाइन होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 5896 एंगस्ट्रॉम, और जो D2 लाइन होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 5890 एंगस्ट्रॉम। देखो यहाँ पर एक लाइन D1 है और एक लाइन कौन सी है, D2 है। जब हमने सोडियम के फाइन स्ट्रक्चर में कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, जैसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो हम पाते हैं एक्सपेरिमेंटली कि जो D1 लाइन है वो 4 कंपोनेंट में स्प्लिट हो गई है और जो D2 लाइन है वो 6 कंपोनेंट में स्प्लिट हो गई है, ठीक है। यानी D1 लाइन कितने कंपोनेंट में स्प्लिट होगी, 4 कंपोनेंट में, D2 लाइन कितने में होगी, 6 कंपोनेंट में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई है। अब यहाँ पर जो सिग्मा है उसकी मीनिंग यही है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन होंगे वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होंगे, और जो पाई कंपोनेंट है उसकी मीनिंग भी यही है कि जो इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन होंगे वो पैरेलल टू क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड होंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी है, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज और है, जब हमने नॉर्मल जीमैन इफेक्ट की बात की तो यहाँ पर जो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है, यानी इनके बीच की डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकती है। देखो यहाँ पर क्या है, पाई और पाई के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन पाई और सिग्मा के बीच की डिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है, यानी इनके बीच इक्वी डिस्टेंस में ये कंपोनेंट नहीं है। तो इस टाइप के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एनएमएलएस जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। नाउ अगले आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको 4 कंपोनेंट क्यों देखने को मिले और यहाँ पर हमें 6 कंपोनेंट देखने को क्यों मिले, और यहाँ पर नॉर्मल जीमैन इफेक्ट के केस में हमको सिर्फ 3 कंपोनेंट क्यों देखने को मिले। इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। जब हम इस यहाँ पर 4 कंपोनेंट क्यों मिले, यहाँ पर 6 कंपोनेंट क्यों मिले, इसको हम एक्सप्लेन करके तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ एनएमएलएस जीमैन इफेक्ट, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर में 1 बाय 1 इन दोनों क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो जीमैन इफेक्ट क्या होता है, यानी इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो आने वाले लेक्चर में हम इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।